कोरोना और वैक्सीनेशन पर की गई चर्चा। झारखंड सहित पूरे देश में मनाया जा रहा है सरहुल महापर्व। कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा पर्व। आदिवासी जनजाति के समुदाय करेगा पूजा अर्चना। अंतिम चरण में पहुंचा मधुपुर उपचुनाव का प्रचार। वोटिंग से पहले बीजेपी जेएमएम ने प्रचार में झोंकी ताकत। मधुपुर दौरे से वापस लौटे सीएम सोरेन। सहरसा में जमीनी विवाद में हुई फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। मौके पर एक की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। झारखंड सहित पूरे देश में आज सरहुल महापर्व मनाया जा रहा है। सरहुल आदिवासियों के प्रकृति प्रेम का प्रतीक है और आदिवासियों के प्रकृति प्रेम के प्रतीक के रूप में सरहुल पर्व पूरे झारखंड में मनाया जाता है। इस बार सरहुल 15 अप्रैल यानी आज के दिन मनाया जा रहा है। ये आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। दरअसल ये पर्व रबी की फसल कटने के साथ ही शुरू होता है, इसलिए इसे नए वर्ष के आने की खुशी में मनाया जाता है। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को चांद दिखने के साथ ही सरहुल का आरंभ और पूर्णिमा के दिन इसका अंत होता है। आज चैत्र मास की तृतीया तिथि है और इसी दिन सरहुल मनाया जाता है। सरहुल झारखंड का प्रमुख पर्व है और ये आदिवासियों का भव्य उत्सव है। मूल रूप से ये प्रकृति की आराधना का पर्व है। सरहुल पर्व को झारखंड की विभिन्न जनजातियां अलग अलग नाम से मनाती हैं। उराव जनजाति इसे खुदी पर्व, संथाल बाहा पर्व, मुंडा व पर्व और खड़िया जनजाति जंकौर पर्व के नाम से इसे मनाती है। केंद्रीय शर्मा समिति की ओर से और मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और सरहुल का बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज 14 अप्रैल को हम लोग सरहुल पूरे राजधानी में धूमधाम से मना रहे हैं और आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत ही धूमधाम से मना रहे होंगे। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते बहुत ही सादगीपूर्ण रूप से हम लोगों ने मनाने का निर्णय लिया है। और आज के दिन में युवक बहुत ही उत्साहित हैं। सभी जंगल गए हैं। जो जंगल से जो फूल होता है, सरहुल का फूल होता है और उसका जो पत्ता होता है और उसको लाते हैं। उसके बाद आज के दिन में ही मछली केकड़ा पकड़ने का भी दिन है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव रंजन, ब्यूरो चीफ, जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सरहुल का पर्व मनाया जा रहा है। आज सरहुल की शुरुआत हो चुकी है। तमाम नाम सरहुल को दिए गए हैं। खड़िया अलग अलग जनजाति अलग अलग नाम से इसको मनाती है। किस तरीके से कोरोना के बीच में अब ये पर्व मनाया जा रहा है? देखिए, सरहुल आदिवासियों का एक बड़ा त्यौहार है, कह सकते हैं। प्रकृति की पूजा की जाती है इस दिन और ये संदेश दिया जाता है कि प्रकृति ही जो है वो सब कुछ है और प्रकृति पे ही सब कुछ आधारित है। तो इसी कारण से आज देखेंगे कि आदिवासियों में खासा उत्साह होता है इस पर्व को लेकर। हालांकि इस बार कोरोना की भेंट चढ़ा है और पिछले वर्ष भी कोरोना को लेकर ये पर्व नहीं मनाया जा सका था और इस बार भी जो दिशा निर्देश मिले हैं कि पूजा करने के लिए पाछी लोग स्थल पे जाएंगे, सरना स्थल पे, और वहाँ पूजा करेंगे और वो भी बारी बारी से करेंगे। कोई ढोल जुलूस या नगाड़े नहीं निकाले जाएंगे, कोई भी जुलूस नहीं होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो पर्व है ये आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि आदिवासी इस पर्व के माध्यम से ही नए साल की शुरुआत मनाते हैं, नए साल का जश्न मनाते हैं। और आज ही के दिन बाद से नए जो भी पौधे आते हैं, चाहे आप पेड़ के पौधों की बात करें, नए फल की बात करें या फिर नई फसल की बात करें, उसका उपयोग जो है आदिवासी समाज करता है सरहुल पर्व के बाद। और ये एक संदेश भी देने की कोशिश की जाती है आम जनमानस में और दूसरे समुदाय के लोगों में भी कि प्रकृति का पूजा यानी प्रकृति जो सब कुछ देती है और प्रकृति ही जीवन चलाती है, उसका पूजा होना चाहिए और उसका संरक्षण होना चाहिए। सरहुल पर्व मनाने का ये भी एक उद्देश्य है आदिवासी समुदाय जी। का। बिल्कुल राजीव जी, कहीं ना कहीं प्रकृति से आदिवासी लोग जुड़े हुए हैं और तमाम तरह के नामों से ये सरहुल का पर्व मनाया जाता है। काफ़ी उल्लास लोगों में इस दौरान देखने को मिलता है सरहुल को लेकर। लेकिन बीते साल से पूरा जो है कोरोना के चलते इस पर्व को लेकर ठंडक बैठ गई है लोगों के मन में।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रभाव है हर चीज़ पे पड़ रहा है, चाहे आप देखें कि हर्षोल्लास की बात हो, पर्व त्योहार की बात हो या कोई भी कार्यक्रम हो, तमाम चीज़ों पे कोरोना का असर पड़ा है। तो सरहुल पे भी वही असर दिखाई दे रहा है। पिछले साल तो बिल्कुल लॉकडाउन था, तो कोई भी आयोजन नहीं हुए थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन खुला ज़रूर है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, तो कई दिशा निर्देश दिए गए हैं तमाम पूजा पाठ को लेकर। आप देखेंगे भी रामनवमी के भी झंडे निकालने को, जुलूस निकालने को मना किया गया है। उसी तरह सरहुल भी जो झारखंड में खास करके हजारों हजार की संख्या में सड़कों पे लोग निकलते हैं और इस पर्व के उत्साह में जुलूस निकाला जाता है। ढोल नगाड़े बजाकर जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो परंपरागत जो नृत्य हैं वो करते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 5 लोग जाएंगे पूजा स्थल पे और पूजा करेंगे बारी बारी से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किया है और इसी दिशा निर्देश के अनुसार तमाम लोगों को पालन करना है सरहुल पर्व के दौरान भी। जी जिस तरीके से बीते दिनों सामने आया था कि जो सरहुल पर्व बनाने को लेकर तमाम तरीके के विरोध किए गए थे, उसको लेकर सरकार का विरोध किया जा रहा था। सरकार की जो भी गाइडलाइन थी, सरकार के द्वारा जिस तरीके से पाबंदी लगाई गई थी इस पर्व को मनाने के लिए, लगातार जो आदिवासी थे वो विरोध कर रहे थे इसको लेकर। तो आज क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्या आयोजन होंगे उस तरीके के जिस तरीके से विरोध सरकार का किया जा रहा था? देखिए, आदिवासियों का कहना है या फिर रामनवमी को लेकर भी हिंदू समाज का कहना था कि तमाम चीज़ें की जा रही है। जब चुनाव के कार्य किए जा रहे हैं, बंगाल की बात हो या मधुपुर की बात हो, वहाँ रैलियाँ की जा रही है, भीड़ आयोजित किए जा रहे हैं, तो उससे कोरोना नहीं फैल रहा है। सिर्फ और सिर्फ पर्व त्यौहार पे पाबंदियां लगाकर सरकार क्या कहना चाहती है। पक्ष विपक्ष के बीच इसको लेकर काफ़ी हो हंगामा भी हुआ था और आप देखेंगे कि तमाम पाबंदियों के बावजूद भी कांके, रांची के कांके में है, वहाँ के जो सरना समिति के लोग हैं उन्होंने जुलूस भी निकाल लिया था। हालांकि प्रशासन की तरफ से रोक लगाई गई है और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है, लेकिन कितना पालन होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आम लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है। जिस तरह रफ्तार से बीमारी बढ़ रही है, जिस रफ्तार से बेडों की संख्या अस्पतालों में कम रही है और जिस रफ्तार से शमशान घाटों में लाशों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में कभी भी आप ऐसा नहीं मान सकते हैं कि जो आस्था है वो इन तमाम चीज़ों पे भारी है, क्योंकि आस्था अगर जान रहेगा तभी आस्था भी आप रख सकते हैं किसी के प्रति, और आस्था जीवन पे कभी भी भारी नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं इस दौरान ये देखने को मिलेगा आज सरहुल पर्व को लेकर कि या तो कोरोना पर आस्था भारी पड़ सकती है और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और भी बढ़ जाएंगे, या फिर आस्था पर कोरोना भारी पड़ जाएगा। देखिए, तमाम चीज़ों पे कोरोना भारी ही पड़ रहा है और उम्मीद है कि जो सरहुल के जुलूस होंगे उस पे भी कोरोना का ही प्रभाव भारी पड़ेगा, क्योंकि रफ्तार बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत ही स्थिति भयावह हो गई है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आस्था के नाम पर जुलूस और रैली कतई भी संभव नहीं हो पाएगा। अब चुनाव में चूंकि तमाम समझदार लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, राज चलाने वाले लोग होते हैं, वो अगर नहीं समझ रहे हैं तो आम जनता को समझने की ज़रूरत है। आम जनता समझेगी तभी इन तरह के चीज़ों पर रोक लग सकता है और जो रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है उस पर भी रोक लग सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पर्व मनाने को लेकर विरोध देखा जा रहा था आदिवासी संगठनों में और लगातार कहा जा रहा था कि कोरोना का पालन करते हुए, उसकी गाइडलाइन का पालन करते हुए ये तमाम जो है सरहुल का पर्व मनाया जाएगा। और दूसरी तरफ नवरात्रि भी चल रही है जिसको लेकर घरों में सभी लोग अपनी पूजा कर रहे हैं। तो एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या आदिवासी समुदाय घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये पर्व मनाएगा सरहुल का, जिस तरीके से भक्तों में भी देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से ही कहा गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई तो साल का पहला दिन था, तो मंदिरों में काफ़ी भीड़ होती थी हर साल, लेकिन इस बार बिल्कुल ही मंदिर वीरान पड़े थे। जो लोग आ भी रहे थे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आ रहे थे, इक्के दुक्के ही नज़र आ रहे थे। उसी तरह सरकार ने गाइडलाइन जारी किया कि आप सरहुल त्यौहार भी मनाएं, लेकिन अपने घरों पर मनाएं। अगर आपको सरना स्थल पर भी पूजा करने जाना है तो जो समिति के लोग हैं वो 5 लोग जाएंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पूजा करेंगे। तो तमाम तरह के गाइडलाइन दिए गए और निवेदन भी किया गया सरकार की तरफ से कि आप सहयोग करें, क्योंकि रफ्तार को रोकना है तो आम लोगों का सहयोग से ही इस रफ्तार को रोका जा सकता है। जी बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से इसे नव वर्ष के आने की शुरुआत मानी जाती है, रबी की फसल कटने के साथ ही इसकी शुरुआत होती है, तो अगर फसलों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, जिस तरीके से
लगातार कृषि बिल का विरोध किया जा रहा था, किसान इसके विरोध में थे। तो आज अगर देखा जाए सरहुल को लेकर आदिवासियों में, किसानों में किस तरीके से प्रकृति की छटा देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए किसान के लिए जब उनकी पहली फसल आती है तो काफ़ी उत्साह का माहौल होता है और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग वर्गों में अलग अलग तरीके से ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो अब जब सरहुल को लेकर इस तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं तो उत्साह देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन चूँकि आज ही के दिन से जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं, आदिवासी समुदाय के किसान होते हैं, वो अपने नई फसल का उपयोग आज के बाद करते हैं। तो जो किसान इस कार्य में लगे रहते हैं उनके नई फसल का वो जो उपयोग है आज के बाद से शुरू हो जाएगा और तमाम पेड़ पौधे और तमाम जो नई चीज़ें निकलती है, नई उत्पत्ति होती है, यानी फल हो या फिर पौधे हो, उनका भी उपयोग किसान या फिर आदिवासी समाज आज के बाद ही करेगा। जी, जिस तरीके से ये सरहुल पर्व मनाया जा रहा है और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है इसकी शुरुआत पर, इसके समापन की बात की जाए तो जिस तरीके से इसकी शुरुआत हो रही है उत्साह के साथ, किस तरीके से इसका समापन किया जाएगा? देखिए, अब गाइडलाइन जारी किया गया है तो समापन भी अब चूँकि शुरू ही नहीं होगा तो समापन कैसे होगा। अब गाइडलाइन के अनुसार तमाम लोगों को पालन करने होंगे, कोई जुलूस नहीं निकालना है, कोई तरह के सार्वजनिक आयोजन नहीं करने हैं, घरों में पूजा करना है, तो उसी तरह से घरों में लोग पूजा करेंगे और इसका समापन भी कहीं ना कहीं ये पूरा सरहुल पर्व ठंडक में दिखाई देगा। बिल्कुल ठंडक में दिखाई देगा, क्योंकि तमाम चीज़ों पे कोरोना का असर है तो सरहुल पे भी इसका असर है और सरहुल मनाने वाले लोग भी अपने घरों में ही हैं, तो जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह नहीं बन पा रहा है और लोग कोरोना के कारण डरे हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबर की जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सरहुल का महापर्व मनाया जा रहा है। आदिवासियों में काफ़ी खुशी इस पर्व को देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना के मद्देनज़र किस तरीके से अब ये महापर्व मनाया जाता है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कोरोना का कहर लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए बिहार में दूसरे राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे थर्मल स्क्रीनिंग और कोरोना की जांच की जाएगी। इसके बाद ही यात्रियों को घर जाने की अनुमति मिलेगी। बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके बाद यात्री सीधे अपने घर जा सकेंगे। अगर यात्री बिना कोरोना जांच नेगेटिव रिपोर्ट लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हैं तो उसके लिए कोरोना जाँच कराना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब सहित अन्य राज्यों से बसों से जो लोग लौट रहे हैं उनको भी कोरोना जांच कराना आवश्यक होगा और जो भी यात्री कोरोना जांच कराकर नहीं आएंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और जिला प्रशासन, रेल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से इस पूरे को लेकर तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि 24 घंटे में रिकॉर्ड 4786 मरीज मिले हैं। इसको देखते हुए अब लोगों में एक बार फिर कोरोना की दहशत फैल रही है। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 23,724 तक पहुंच चुकी है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़े हुए हैं। शशांक, जिस तरीके से ये गाइडलाइन जारी की गई है यात्रियों को लेकर, चाहे वो ट्रेन से आने वाले हो या बसों से आने वाले हो, जिस तरीके से ये गाइडलाइन जारी की गई है, क्या इस गाइडलाइन के चलते कोरोना में कहीं भी कमी देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो गाइडलाइन जारी हुआ है अभी, ये विमान यात्रियों के लिए जारी हुआ है। जो लोग पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र, ये जो ज्यादा केरल, दक्षिण के कुछ राज्य हैं जहाँ ज्यादा संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है और वहाँ पर ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, वैसे लोगों के लिए है कि वो लोग अगर फ्लाइट से आते हैं तो उनको कोरोना का निगेटिव जांच की रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो 72 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी आप 3 दिन पहले से ज्यादा का रिपोर्ट निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि तमाम लोग जो फ्लाइट से यात्रा करके आ रहे हैं वो बाहर के राज्यों से आ रहे हैं, उन राज्यों से आ रहे हैं जहां पर कोरोना काफी ज्यादा स्थिति वहां पर विस्फोटक है। ऐसे में जो कोरोना का कैरी हो रहा है, कैरी ट्रांसमिशन हो रहा है दूसरे राज्यों से बिहार में, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या थी बिहार में कोरोना के फैलाव को लेकर। राज्य सरकार ने देर से सही लेकिन एक अच्छा निर्णय लिया है। अब इस निर्णय को क्या रेल में या बसों में लागू किया जा सकता है? देखिए, ऐसा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो दूसरे राज्यों से, महाराष्ट्र से,
पंजाब से, साउथ के राज्यों से जो मजदूर या लेबर क्लास के लोग वापस आ रहे हैं, उनको वहां पर उन जगहों पर जांच कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। जी लोगों जी ने बिल्कुल बहुत मुश्किल शशांक से जी, जिस तरीके से अभी आप बता ही रहे हैं कि जहां बड़ी जगह से, बड़े राज्य से जो मजदूर या लोग आ रहे हैं, जो पलायन कर रहे हैं, अपने गृह वापसी कर रहे हैं, बड़ी तादाद में कोरोना वहां पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कोरोना रिपोर्ट करानी, कोरोना रिपोर्ट लेनी, कोरोना जांच करानी काफी मुश्किल होगी उन लोगों को। जी बिल्कुल, दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं वो वहाँ के निवासी नहीं है। ऐसे में वो अपने घर लौटने की उनको जल्दी है, जद्दोजहद है। किसी तरह ट्रेनों में जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, देखिए महाराष्ट्र से 17 ट्रेनें चल रही हैं, 5 ट्रेनें और बढ़ाई गई हैं, 22 ट्रेनें महाराष्ट्र से चल रही हैं विभिन्न शहरों से। उसके अलावा अन्य प्रदेशों से, पंजाब से, हरियाणा से या फिर केरल से, साउथ के राज्यों से जो लोग वापस आ रहे हैं उनको निगेटिव रिपोर्ट लेना, वो भी 72 घंटे का, वो बहुत मुश्किल होगा। तो अभी फिलहाल ये एरोप्लेन के लिए लागू हुआ है, फ्लाइट्स के लिए लागू हुआ है, लेकिन अगर इसको रेलवेज में, बस में बढ़ाने की बात बहुत मुश्किल होगी उन लोगों के लिए। बिहार सरकार ने एक व्यवस्था कर रखी थी कि जो लोग स्टेशन में पहुंचते हैं उनका रेलवे स्टेशन पर ही एंटीजन से टेस्ट किया जाना था, और वो टेस्ट बिहार सरकार करवा भी रही है स्टेशनों पर। तो वो एक सही व्यवस्था है। प्लेन के लिए जो उन्होंने नियम बनाया है, या एरोप्लेन के जो फ्लाइट के यात्रियों के लिए, वो बहुत बेहतर कहा जाए, देर से लिया गया कदम उठाया माना जा सकता है इसको। जी शशांक जी, एक इस दौरान एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, यदि कोई मरीज जांच कराकर भी आ रहा है, कोरोना रिपोर्ट लेकर आ रहा है और उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव में आई है और अचानक सफर करते समय उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो इस दौरान क्या कुछ सुविधा दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, रेलवे प्रशासन की तरफ से, या फिर फ्लाइट्स में? फ्लाइट्स में इसके नियम है, रेलवेज में भी नियम है, क्योंकि जो ट्रेवल कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनके जो को पैसेंजर्स हो उन्होंने टेस्ट अपनी ना कराई हो या वो इन्फेक्टेड हो। तो ऐसे में अगर वो निगेटिव हैं और वो रास्ते में है तो कोरोना इतनी जल्दी बहुत ज्यादा भयावह नहीं हो जाता है जब तक वो लेकर कोरोना वहां से उनके अंदर पहले से कोरोना ना हो। लेकिन फिर भी फ्लाइट्स में व्यवस्था है कि पैसेंजर्स को ट्रीटमेंट देने की, उनको रोक कर नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट करने की, और रेलवेज में भी ये तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो जब वो बिहार पहुंच जाएंगे उसके बाद यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट होगा। अगर रास्ते में कुछ होता है तो रेलवेज के नियम है, वो सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, वो आम दिनों में भी नियम है कि पैसेंजर्स को असिस्टेंस दिया जाता है, मेडिकल हेल्प दी जाती है। तो वो एक अलग का विषय है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि अगर नियम बनता है तो फिर सारे लोग निगेटिव टेस्ट लेकर आएंगे, जो कि रेलवेज में और बस में बहुत मुश्किल होगा। हम ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल बात नहीं होगी फ्लाइट के लिए। शशांक जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि तमाम जो है योजनाएं लाई जाती है या फिर तमाम गाइडलाइन लाई जाती है, कोरोना की भी तमाम गाइडलाइन लाई गई हैं, लेकिन धरातल पर उनका असर ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। देखिए, ऐसा जो अगर अन्य बातों को कही जाए तो देखिए एक ऐसी स्थिति है जहां पर तमाम लोग अपनी अपनी समस्याओं से परेशान हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो पूरा सामान समेटकर अपना काम धाम छोड़कर वापस लौट रहा है, उसके सामने एक और बड़ी समस्या आ जाएगी, कोरोना का टेस्ट कराना। और कोरोना का टेस्ट कराना, इतनी भीड़ हो रही है अस्पतालों में, जहाँ के लोग लोकल रेजिडेंट्स हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनको बहुत मुश्किल हो रही है। तो तसव्वुर कीजिए कि जो लोग बाहरी हैं वो अपने घर लौटने की जद्दोजहद में है, परसों उनकी ट्रेन है, तो 2 दिन उनको कोरोना जांच में ही लग जाएंगे, और फिर रिपोर्ट मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि RT-PCR की रिपोर्ट्स भी बहुत देरी से आ रही है। तब एक ही मामला बचता है कि एंटीजन टेस्ट की जाए, जिसकी कहा जाए एक तरह से साख थोड़ी अच्छी नहीं है। एंटीजन टेस्ट का जो कहा जाए कि उसका जो वैधता है वो थोड़ा शक के दायरे में है। तो ऐसे में लोग एक रिपोर्ट के नाम पर रिपोर्ट जरूर ले लेंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति उनकी क्या होगी पता नहीं चल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रेन के लिए, मैंने से आपसे पहले कहा कि हवाई जहाज के यात्रियों के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन ट्रेन के लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है। लेकिन अभी तक जो है ये सिर्फ हवाई यात्रियों के लिए ही बिहार में यह कानून, ये आदेश निर्गत हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण है, जो भी फ्लाइट से लोग आएंगे, कुछ राज्य चिन्हित किए गए हैं जिसमें पंजाब, महाराष्ट्र, केरला आदि राज्य हैं, उनको अपने पटना वापस या घर वापस बिहार आने के बाद 10 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। ये भी ऑर्डर्स दिए गए हैं, क्योंकि अगर वो संक्रमित नहीं भी है, उनके पास रिपोर्ट निगेटिव भी है, तो उनको होम आइसोलेशन में रहना होगा। तो ये शशांक जी, कहीं ना कहीं यात्रियों पर अब सख्त नजर रखी जा रही है। कोरोना रिपोर्ट लाने की जिस तरीके से निर्देशित किया गया है, और कहीं अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है उसके बाद अचानक तबीयत खराब हो जाती है, तो उसमें भी सुविधा दी जा रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब यात्रियों को अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो सख्त होती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक दुबे, वरिष्ठ संवाददाता, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
बिहार में आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना आम बात हो गई है। गोलीबारी का ताज़ा मामला सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां जमीनी विवाद को लेकर विवाद हो गया और फायरिंग की गई। इस फायरिंग से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना वो आर तोड़ दल के वह कहलिए ना, तो वह पर अंधुन गोली चलवे लगी। विद्यानंद यादव, राहुल कुमार, रणवीर कुमार, सदानंद यादव, सच्चिदानंद यादव, रुपेश कुमार, संजीव मंजीव, कुसुमलाल, हीरालाल। कतो का घटना है? कांप ठेंगा वार्ड नंबर 3 थाना सौर बाजार। कखनी घटना के? ये लगभग 4 बजे। कितना गोली चलल थे? लगभग 10-15 फायरिंग किया। तो उसमें कितना आदमी घायल थे? 2, एक तो स्पॉट हो गया, एक घायल है। समस्तीपुर जिले से बीते दिन आपसी झड़प का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामला जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां जमीनी विवाद में 4 लड़कियों ने धारदार हथियार से हमला कर अधेड़ को घायल कर दिया। इस घटना के बाद आरोपी चारों लड़कियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहां गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार इस झड़प में 2 दिन पहले पीड़ित युवक के गेहूं की फसल में आग लगा दी गई थी। साथ ही पीड़ित युवक को जान से मारने की धमकी दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बता दें कि पूरा मामला देखने को मिला है, जमीनी विवाद पर झड़प देखने को मिली है। 4 लड़कियों ने एक अधेड़ पर हमला किया।